वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज की डेट में आपका डिप्लोमा सेकेंड ईयर का जो फार्माकोलॉजी का पेपर कंप्लीट हुआ है उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन पेपर में आए थे उनको हम कैसे सॉल्व करें और आपके जो एमसीक्यूज़ के पेपर थे, जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन थे आपके पेपर में, उनके क्या आंसर हमें लिखने थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज का ये वीडियो एक डिस्कशन वीडियो है जिसमें हम आपके एग्ज़ाम के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम में जो भी फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हमने अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखे हुए थे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक वीडियो बनाई थी, फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसमें ये सारे क्वेश्चन मेंशन थे। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और उन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आज का ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे रखे हुए थे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आज पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आज आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ होगा और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपने उनके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपका पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। एमसीक्यूज़ के बारे में तो देखिए, एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे तो नहीं आए हैं, पूरे मैच नहीं किए, हाँ 2-3 क्वेश्चन मैच भी किए हैं। लेकिन अगर आपने जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, तो आपने एमसीक्यूज़ को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लिया होगा। क्योंकि ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ थे, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपके क्लासिफिकेशन से पूछे गए थे या फिर वो जो भी क्वेश्चन हमने उनमें बताए थे उनमें उन एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन प्रेजेंट था। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपका एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 से, ये जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने थे जिसमें कि हमारे जो ईच क्वेश्चन की जो मार्किंग थी वो 5 मार्क्स की थी। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना था, जैसे कि ओरल रूट हो गया, एससी रूट हो गया, आईवी रूट हो गया, आईपी रूट हो गया। तो इन सभी रूट के बारे में आपको डिटेल में लिखना था। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अगर आपने इस तरीके से अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एक लाइन में इनकी एडवांटेजेस लिख दिए हैं तो आपकी मार्किंग तो बहुत ही अच्छे से होनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है था। तो जर्नल मैकेनिज्म क्या है ड्रग एक्शन का, कि जो ड्रग होती है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होती है, अपने उसके पहले उसमें एडीएमई की प्रोसेस होती है, फिर उस पर रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है, जिसमें हमारा जो रिसेप्टर पे बाइंडिंग के बाद किस तरीके से वो बाइंडिंग होती है यहाँ पे उसके बारे में लिखना था, ठीक है। तो जैसे बॉडी के अंदर जाने के बाद ड्रग के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है वो यहाँ पे आपको डिस्कस करना था। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में आपको वो चीज़ लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन ब्रीफली फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है फार्माकोलॉजी ऑफ द कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे फार्माकोलॉजी पूछा गया है तो हमें क्या लिखना है। इसके लिए हमने आपको अपनी जो शॉर्ट वीडियोस थी, जो अपनी वीडियोस थी जिसमें हमने शॉर्ट और लॉन्ग में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमने बताया था कि अगर फार्माकोलॉजी क्वेश्चन में लिख के आता है, मतलब अगर क्वेश्चन में किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजी पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, वहाँ पर आपको उस ड्रग की फार्माकोडायनेमिक एज वेल एज फार्माकोकाइनेटिक्स लिखनी है। तो यहाँ पे कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का पूछा हुआ है तो यहाँ पे आपको एंटी कोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग का आपको फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना था, एंड फार्माकोडायनेमिक एज वेल एज फार्माकोकाइनेटिक लिखना था। तो फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम जैसे कि कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो आईवी पे क्या। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन तो अब हम
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो ये क्वेश्चन हमने बताया भी था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे फार्माकोलॉजी पूछा गया है। तो अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में फार्माकोलॉजी पूछ लेता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक लिखना है और फार्माकोडायनेमिक लिखना है। तो यहाँ पे आपको कोलिनर्जिक सिस्टम में जो ड्रग यूज़ होती हैं उसमें किसी भी एक ड्रग को उठा करके उसका आपको फार्माकोकाइनेटिक लिखना था और फार्माकोडायनेमिक लिखना था। इसी तरीके से आपको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का करना था। अब फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या लिखेंगे, फार्माकोडायनेमिक में हम क्या लिखेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या लिखेंगे कि हमारे ड्रग ने कहाँ कहाँ पे किस तरीके का एक्शन परफॉर्म किया, जैसे कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हमें लिखना है। इसके अलावा हमारी जो ड्रग है उसने किस तरीके से बॉडी में जाने के बाद, जैसे कि उसका आइज़ पे क्या इफेक्ट है, उसका सीवीएस पे क्या इफेक्ट है, उसका किडनी पे क्या इफेक्ट है, उसका लंग्स पे क्या इफेक्ट है। इस तरीके से आपको इसके एक्शन को लिखना था कि आपकी ड्रग का जो फार्माकोलॉजी है वो क्या है, वो बॉडी में कैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, साथ ही साथ उस ड्रग का आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट है। तो ये इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इसमें आपने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया, फार्माकोडायनेमिक को भी कवर कर लिया है एंड फार्माकोकाइनेटिक को भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द जनरल एनेस्थेटिक्स, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमने बताया भी था कि जनरल एनेस्थेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, वो एनेस्थेटिक एजेंट्स जो पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया की कंडीशन डेवलप करें उसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा गया है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो नाइट्रस ऑक्साइड का आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना था। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल ड्रग है, इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो उसमें क्या है, ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट आपके लंग्स पे और ब्रेन पे, इन पे इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो ड्रग है वो क्या है, वो इरिटेबल नेचर की नहीं होती है। ये इसके एडवांटेजेस थे। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है कि ये जो इसका इफ़ेक्ट है वो इतना पोटेंट नहीं होता है इसका इफ़ेक्ट। तो इसके दो तीन डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is hypertension? Give the pharmacological classification of anti-hypertensive drug। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने फार्माकोथेरेपी में भी बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको हाइपरटेंशन लिखना था। तो हाइपरटेंशन में क्या है, आपको डेफिनेशन लिख देनी थी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। इसके अलावा इसका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। मैं बार बार मैंने ये क्वेश्चन को बोला हुआ है कि इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन में आपको क्या लिखना था यहाँ पे आपको डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना था। डायरेटिक्स है, इसके अलावा आपकी एस इनहिबिटर की ड्रग है, इसके अलावा 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की ड्रग है, इसके अलावा जो भी आपकी रेनिन जो सिस्टम पे काम करती है वो ड्रग्स है, इसके अलावा जो आपकी अल्फ़ा बीटा जो ड्रग्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम एटेनोल मेटोप्रोलॉल जो ड्रग्स होती हैं इनके बारे में लिखना था। तो इस तरीके से आपको पूरी क्लासिफिकेशन को लिखना था। और तो जो हमने क्लासिफिकेशन का मेथड बताया था कि हर क्लासेस में आपको 2 या 3 ड्रग लिखनी है, तो अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन पे पूरी मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हीमैटेनिक्स। अब देखिए हीमैटेनिक्स मैंने आपको एमसीक्यूज में पूछा था कि डिफाइन हीमैटेनिक्स। अब हमने बोला है ना वही चीज़, अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका वो पेपर ये वाला बहुत ही ईजी वे में हुआ होगा। तो हीमैटेनिक्स की आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। तो यहाँ पे आपको हीमैटेनिक्स क्या होता है वो लिखना है कि हीमैटेनिक्स क्या है, जो ब्लड को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम हीमैटेनिक्स बोलते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंटीकोगुलेंट का लिखना है। तो एंटीकोगुलेंट का क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिखेंगे, पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट है, आपकी ओरल एंटीकोगुलेंट है, पेरेंट्रल में आपकी हिपैरिन है, ओरल में आपकी वारफेरिन है। तो इस तरीके से जो भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उन सभी की क्लासेस में 2-2, 3-3 ड्रग को आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेटिव नोट्स ऑन ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या है? ब्रोंकोडायलेटर यानी ऐसी ड्रग जो ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करे, जिसमें हमारे सॉल्बिटामॉल, टर्ब्यूटालिन, ये जो ड्रग्स आती हैं ये सभी ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की ड्रग हैं। इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इनको हम कफ में यूज़ करते हैं, अस्थमा में यूज़ करते हैं, COPD में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के बारे में लिखना था। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ड्रग को लिखिए, उसके बाद उसके सभी इफेक्ट्स को लिखिए, वो ड्रग कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही है ये लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने अगर लिखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको पूरी मार्किंग आपको इस क्वेश्चन पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट बी से। तो पार्ट बी में हमें 10 क्वेश्चन करने थे और ईच जो क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या है, तो ये जो ड्रग है, इस जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखना है? राइट अ नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग। तो देखिए, एंटी अल्सर ड्रग के बारे में मैंने बहुत बार बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे राइट अ नोट ऑन एंटी अल्सर ड्रग लिखना है। तो यहाँ पे आप जो ड्रग एंटी अल्सर ड्रग हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो यहाँ पे आप चाहें तो क्लासिफिकेशन ना भी लिखें, लेकिन आपको एंटी अल्सर ड्रग में जो ड्रग यूज़ होती हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखना था। जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में अगर पूरा आप लिख देंगे तो वो भी आप इसको इस इक्वल मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा, 3 मार्किंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे पूरा तो भी वो सही ही कहलाएगा। तो यहाँ पे आप उसको भी लिख देंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछा गया है तो यहाँ पे हम ज़्यादा मैटर भी उतना नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपने इतना भी लिखा है तो आपको मार्किंग तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर कोई भी स्पेसिफिक जो एंटी अल्सर ड्रग है उनके बारे में पूरा अगर एक्सप्लेन किया होगा तो आपकी फुल मार्किंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई डायोटिक्स। तो यहाँ पे डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है और हमने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखिए, मैकेनिज्म है जैसे कि सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से आपको एक लाइन में लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे आपको थायराइड हार्मोन के बारे में पूरा लिखना था कि थायराइड हार्मोन का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो जैसे कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में इसका क्या इफेक्ट है, आपके जैसे कि अगर हम बात करें फर्टिलिटी पे क्या थायराइड हार्मोन का इफेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके बारे में यहाँ पे लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन का फिजियोलॉजिकल रोल, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो फिजियोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है कि फिजियोलॉजिकल रोल प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, प्लेटलेट पे इसका क्या काम है, जैसे कि प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है। इसके अलावा इसका CVS पे क्या काम है, इसका CNS पे क्या काम है। इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के अदर बॉडी फंक्शंस पे क्या, अदर बॉडी ऑर्गन्स पे क्या क्या फंक्शंस करता है, ये इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नोट ऑन सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना था। तो सल्फोनामाइड्स का जो आपने मोड ऑफ एक्शन पढ़ रखा होगा उसको आपको ड्रॉ कर देना था यहाँ पे, और सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा तो क्वेश्चन में आपको पूरी मार्किंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग। तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं इसका क्लासिफिकेशन लिखना था। ये क्वेश्चन हमने बताया भी था और ये क्वेश्चन देखिए आया भी हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लासिफिकेशन लिख देना था एंटीवायरल ड्रग का। तो ये आपको लिख देंगे तो आपको 3 मार्किंग पूरी की पूरी मिल जाएगी। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको हर क्लासिफिकेशन में हर क्लास में 3-3 या 2-2 ड्रग जरूर मेंशन करनी थी। ठीक, क्वेश्चन है गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन। तो कीमोथेरेपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, किस तरीके से कीमोथेरेपी काम करती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन नसेड्स ड्रग। नसेड्स जो ड्रग है उनके बारे में लिखना था। तो जैसे कि नसेड्स जो ड्रग हैं, हमने जो नसेड ड्रग में आपकी एस्प्रिन वगैरह जो ड्रग आपने पढ़ रखी हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। आप यहाँ पे उनके क्लासिफिकेशन को भी मेंशन कर सकते थे, बाकी एक किसी भी ड्रग को उठा करके उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लिख देंगे तो वो भी यहाँ पे वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा।
ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, ये हमने आपको बताया भी है और क्वेश्चन आया भी है। तो ग्लूकोमा में जो ड्रग यूज़ की जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था, उसका आपको मोड ऑफ एक्शन भी लिख देना था कि किस तरीके से ये ड्रग ग्लूकोमा में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन लैक्सेटिव एंड परगेटिव। तो लैक्सेटिव और परगेटिव का डिफरेंस देखिए, मैंने बताया था, वो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लैक्सेटिव और परगेटिव के बारे में लिखना था कि लैक्सेटिव और परगेटिव ड्रग्स क्या है विद इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, राइट द नोट ऑन इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है बायोलॉजिकल एजेंट का, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। अब देखिए ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट सी के बारे में, जो है आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होगा कि हमारा आंसर सही लगा है या नहीं सही हमने अटेम्प्ट किया है, और एमसीक्यूज़ जो है थोड़े से ट्विस्ट करके भी पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आपके सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से हुए भी होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, वो है ड्रग आर एब्जॉर्ब इन बॉडी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन, या फिर सी है हमारा बोथ ए एंड बी एंड देन नन। तो देखिए जो आपकी बॉडी में जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो बेसिकली, तो अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब होती है सिंपल डिफ्यूजन से, लेकिन अगर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है तो आपको दोनों को लिखना है, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब होती हैं, मैक्सिमम ड्रग सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब होती हैं। तो अगर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना दिया जाता तो आप सिंपल डिफ्यूजन पर टिक करते, लेकिन अगर यहाँ पे दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ सिंपल डिफ्यूजन, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप बोथ ए एंड बी लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया डिवाइडेड इनटू। तो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया 4 एनेस्थीसिया के स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि हमारा पहला होता है एनाल्जेसिया, फिर हमारा होता है डेलिरियम, फिर होता है हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया, फिर होता है हमारा मेडुलरी पैरालिसिस। तो टोटल कितनी है 4 एनेस्थीसिया के स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवांटेड ड्रग एक्शन आर कॉल्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट, क्योंकि एडिटिव इफेक्ट जब 2 ड्रग मिलके बनी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जब 2 ड्रगों ने एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा दिया, और कॉम्पिटिटिव ड्रग जो आपस में कंपटीशन करे, तो बचा क्या साइड इफेक्ट। तो वो इफेक्ट जो हम अनवांटेड इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का, उसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ड्रग इज यूज्ड एज अ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो यहाँ पे हमारी ड्रग है डाइज़ेपाम, क्योंकि मेटफॉर्मिन एंड एस्प्रिन क्या है नसेट्स कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारा डाइज़ेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन। तो किस में यूज़ होती है नाइट्रोग्लिसरीन, हमने बहुत बार बताया है कि ये एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होती है, तो यहाँ पे आएगा एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बिग्वानाइट। तो बिग्वानाइट का एग्जाम्पल है हमारा मेटफॉर्मिन। ग्लिबेनक्लामाइड किसका एग्जाम्पल है, सल्फोनिल यूरिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमें मेटफॉर्मिन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बिमाजोल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो कार्बिमाजोल एंटी थायराइड कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि इस ड्रग को हम हाइपर थायरॉयडिज्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बिमाजोल इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म, क्योंकि ये एंटी थायराइड कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे आपको हाइपर थायरॉयडिज्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। तो अमोनियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं एज ए एक्सपेक्टोरेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेक्टोरेंट, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टोरेंट लिखना है। अब नेक्स्ट का जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्फेटामिन द ड्रग। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन थे, आपको उनमें से किसी एक को चूज करना था, तो यहाँ पे लिखना था सप्रेसिव और इंक्रीज में से किसी एक को चूज करना है। तो एम्फेटामिन क्या है, एम्फेटामिन जो एपेटाइट को सप्रेस करने का काम करती है, तो यहाँ पे आपको सप्रेशन लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्बेंडाजोल इज अ ड्रग। तो एल्बेंडाजोल इज अ ड्रग में भी हमारे पास 2 ऑप्शन थे, इसमें से हमें चूज करना था। तो एल्बेंडाजोल क्या है, एल्बेंडाजोल एंटी हेलमेंथिक कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि जो स्टमक में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसमें हेलमेंथिस जो हो जाते हैं, टेप वार्म, ये सब जब हो जाए कंडीशन डेवलप होती है, तो उसमें हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एल्बेंडाजोल हमारी एंटी हेलमेंथिक कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे आपको एंटी हेलमेंथिक लिखना था। नेक्स्ट ड्रग है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्रोपिन सल्फेट इज यूज्ड एज। तो
एट्रोपिन सल्फेज हमारी जो ड्रग होती है एट्रोपिन सल्फेट, ये मिड्रियाटिक की कंडीशन डेवलप करती है, यानी कि ये जो आइज में डायलेशन का काम करती है, ये मिड्रियाटिक की कंडीशन डेवलप करती है। तो यहाँ पे आपको मिड्रियाटिक ड्रग लिखना था। तो ये मिड्रियाटिक की कंडीशन डेवलप करती है, यानी कि डायलेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज अ एनाल्जेसिक। तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन हमारी नार्कोटिक टाइप के एनाल्जेसिक। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन थे, आपके पास ऑप्शन दो थे, क्या क्या? नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। तो यहाँ पे आपको लिखना था मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन हमारी नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे आपको नार्कोटिक लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफेनाइल हेडेनटोइन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब देखिए डाइफेन हेडेनटोइन को ही हम बोलते हैं फेनिटोइन, और फेनिटोइन जो ड्रग है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे ये लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है? एपिलेप्सी एंड लेप्रोसी। तो यहाँ पे आपको लिखना है एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी वो कंडीशन है जहाँ पे हम फेनिटोइन को यूज़ करते हैं, ना कि लेप्रोसी में। तो यहाँ पे आपको एपिलेप्सी लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज ऑल्सो नोन एज। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को हम और क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या क्या? मैक्रोलिटिक अनीमिया, माइक्रोलिटिक अनीमिया। तो यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में जो बोन मैरो होता है वो सही से काम नहीं करता है, और आरबीसी जो प्रोड्यूस होती हैं वो लार्जर इन साइज की प्रोड्यूस होती हैं। इसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना था मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। यहाँ पे आपको लिखना था मैक्रोसाइटिक अनीमिया। क्यों? क्योंकि देखिए माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब बड़ा। तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी बड़ी होती हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में जो आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो से, वो बड़ी प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इस अनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्रोसाइटिक लिखना था। नेक्स्ट है इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। यहाँ पे रूट लिखना है। तो कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है? इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस। तो देखिए इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो पर्सन खुद सेल्फ लगाता है उसको। तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, क्योंकि आईवी जो रूट है वो आप अपने सेल्फ नहीं लगा, आईवी जो रूट है उसे आप सेल्फ नहीं लगा सकते, और सबक्यूटेनियस जो रूट होता है उसके इंजेक्शन हम सेल्फ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना था सबक्यूटेनियस। तो यहाँ का आंसर है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, मलेरिया, डायबिटीज़, स्टेटस अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। तो देखिए मलेरिया बिल्कुल भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है। आंसर क्या है? अस्थमा, स्टेटस अस्थमा या फिर अस्थमा। तो जिन स्टूडेंट ने हमें ये अपना एग्ज़ाम का पेपर दिया हुआ है उनका ये आंसर गलत है, क्योंकि इन्होंने डायबिटीज़ पे टिक किया है। इसका आंसर डायबिटीज़ नहीं है, इसका आंसर है अस्थमा। तो यहाँ पे आपको अस्थमा लिखना था, क्योंकि जितने भी अस्थमा की जो आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड्स है ना। अस्थमा लिखना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हार्मोन आर प्रोड्यूस बाई। तो हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड लीवर। तो जो हार्मोन्स होता है ये हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आपको एंडोक्राइन लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिनोजेनिक शॉक। तो कार्डिनोजेनिक शॉक में हमें जो हार्ट जो है उसकी पंपिंग को बढ़ाना पड़ता है, उसकी पंपिंग को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामिन यूज़ करते हैं, हम इफेड्रिन भी यूज़ करते हैं, हम इसके अलावा हम आइसोप्रोपेनॉल भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना था ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनो गैलोसिल डाइजीन ETC आर द टाइप ऑफ ड्रग। अब ये किस कैटेगरी की ड्रग है? पहले तो ये OTC ड्रग है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ये इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो देखिए एंटीटर्सिव ड्रग, क्या ये कफ के लिए यूज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बी है हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। हिस्टामिनिक ड्रग के मतलब क्या ये एलर्जी में यूज़ होती है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड ड्रग। तो क्या ये एंटासिड की तरह यूज़ होती है, यानी कि गैस के लिए यूज़ होती है? बिल्कुल। ये सभी ड्रग हमारी एंटासिड कैटेगरी की ड्रग है, ये गैस में यूज़ की जाती हैं। तो डायरेक्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका आंसर है यहाँ पे एंटासिड। तो ये आपका एंटासिड कैटेगरी की ये ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेफेक्लोर इज अ सिफेलोस्पोरिन ऑफ
जनरेशन डैश करके जनरेशन है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना था। तो सेफेक्लोर जो है वो हमारी सेकंड कैटेगरी की ड्रग है, सेकंड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन है, तो यहाँ पे आपको सेकंड लिखना था। तो इस तरीके से आपको अपने फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम को की जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना था। तो आई होप आपने इसी तरीके से अपने इस पेपर को सॉल्व किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स जाएंगे। तो ऐसे आपको इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो अगर आपने इस तरीके से अपने इस फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है तो आपके अच्छी मार्किंग एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।